जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी मंत्रा बाय एनके चैनल पर। यह आपका जो वीडियो है वरदान सीरीज का पार्ट 9 है। इससे पहले आप लोग 8 भाग देख चुके हैं। हर भाग में हम लोग 15 क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की दृष्टि से। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का वीडियो। जैसे कि पिछले वीडियो हैं उसी भांति यह वीडियो भी आईटीआई के छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब क्या हैं निम्मी पैटर्न से लिए गए हैं, निम्मी की क्वेश्चन बुक से लिए गए हैं और उसी से आपके सीबीटी एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है। तो देखते हैं आज के दिन का पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन में कहा है कार्य का सूत्र क्या है। आप सभी लोग लगभग जानते हैं कि कार्य जिसको हम लोग डब्लू से दिखाते हैं और क्या होता है उसका सूत्र होता है FD। मतलब अगर आप किसी वस्तु पर बल लगाते हो तथा बल की दिशा में विस्थापन हो जाता है, ठीक है। और अगर विस्थापन किसी कोण पे होता है तो उसका सूत्र हो जाता है FD cos थीटा। तो लगाया गया बल की दिशा में हुए विस्थापन को ही कार्य कहते हैं। और अगर विस्थापन बल की दिशा में ना होकर किसी अन्य कोण पे होता है तो बल का सूत्र FD cos थीटा हो जाता है। तो यहाँ से आपका W बराबर FD cos थीटा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। कार्य का मात्रक आपका जूल होता है। लगभग लोगों को पता होगा कि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और जूल ऊर्जा का भी मात्रक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के दिन का दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में कहा है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। बिल्कुल, कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और शक्ति P बराबर होता है W/T। और शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के दिन का तीसरा क्वेश्चन कहा है 5 किलोग्राम का एक पिंड 40 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। बिल्कुल, गतिज ऊर्जा जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है। क्या होता है, हाफ mv², ठीक है। 1/2 m का मान कितना दिया है, 5 किलोग्राम दिया है। और v का मान कितना दिया है, 40। इसका वर्ग करना है तो हम क्या लिखेंगे, 40 गुणे 40 यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम 2 से काट दें, 2 × 2 और 20 दूना 40 और 20 पंचे आपका 100 हो जाएगा। तो हो जाएगा 100 गुणे 40। इसका मान आपका कितना आ जाएगा, 4000 जूल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 4000 जूल आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के दिन का चौथा क्वेश्चन। कहा यदि 1 न्यूटन का बल किसी पिंड को 1 मीटर दूरी तक खिसकाता है तो कार्य क्या होगा। अभी आपने पहले क्वेश्चन में देखा है कि W बराबर क्या होता है, F × D होता है। तो बल भी 1 न्यूटन का है और दूरी भी कितनी, 1। तो कार्य कितना हो जाएगा, 1 जूल का। कार्य कितना हो जाएगा, 1 जूल का कार्य हो जाएगा। एक डाइन भी ऑप्शन में दिया है तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। डाइन जो है बल का CGS में मात्रक है और कार्य का मात्रक जूल होता है, इसलिए पहला ऑप्शन से बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कहा वेग परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो वेग परिवर्तन नहीं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है सभी लोगों को। एक मिनट, क्वेश्चन जो है हमारा हाइड हो गया है। जी हाँ, तो क्वेश्चन आ गया। तो वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, वेग परिवर्तन की दर, यहाँ पे दर मिसिंग है। और त्वरण का सूत्र अगर पूछा जाए तो A बराबर होता है V - U/T। जहाँ पे V क्या है, V को हम लोग अंतिम वेग कहते हैं, U क्या है, प्रारंभिक वेग है, T क्या है, समय है। तो त्वरण का जो सूत्र होता है जिसको हम लोग V - U/T कहते हैं, ये होता क्या है। अगर आपको ये थ्योरेटिकल फॉर्म में पूछे तो आप क्या कहोगे, अंतिम वेग, कौन सा वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और इसको क्या करो, समय से भाग दे दो, तो ये क्या बन जाता है, त्वरण बन जाता है। उम्मीद है कि ये बातें आप लोग समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छठा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा है उस सिलेंडर का आयतन क्या होगा जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। सिलेंडर या बेलन, मैथ में सिलेंडर को
बेलन भी कहा जाता है। और उसका आपको क्या पूछा है, उसका आयतन पूछा है। तो बेलन का आयतन जो मैथ में होता है वो सभी लोगों को लगभग पता होगा, अगर नहीं पता है तो आज सूत्र एक याद कर लीजिए। और जब भी आप वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस पढ़िए तो उसके सूत्र आप लोग जैसे बताए जाएं तुरंत आप उनको याद कर लीजिए, जिससे आपको फायदा रहेगा। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पे पाई को हम लोग 22/7 या 3.14 कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पाई का मान कितना दिया है, पाई का मान दिया नहीं, तो पाई का मान अभी हम 22/7 लिख लेते हैं। फिर आर का स्क्वायर, आर 7 दिया है तो यहाँ पे हम लोग 7 × 7 लिख लेते हैं। और त्रिज्या कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर दी है, तो इसको हम गुणे में 12 लिख सकते हैं। देखिए 7 से 7 आपको कैंसिल हो जाएगा, 22 सत्ते कितना होता है, 154 होता है, और गुणे में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12 चौक 48, 12 पंचे 60 और 4 64, 12 कम 12 6 18, तो कितना हो जाएगा 1848। आयतन का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है, जिसको हम लोग सीसी भी कह सकते हैं। तो आंसर आपको कितना आएगा 1848 सीसी। मतलब इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका सही है। अगर आपसे दोबारा एक बार मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपसे कभी बेलन का आयतन पूछा जाए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछा जाए, तो आप फार्मूला क्या लगाओगे, पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला आप लगाओगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है कहा खोखले बेलन का आयतन क्या होगा जिसकी बाहरी त्रिज्या आर है और आंतरिक त्रिज्या आर है। देखिए स्मॉल आर है। बेलन जिसको सिलेंडर कहते हैं मैथ में, वो किस शेप का होता है, जैसे कि आप लोग पाइप देखते हैं घरों में या तार देखते हैं, ठीक है, उसी शेप को हम लोग मैथ में बेलन या सिलेंडर कहते हैं। ये आपका क्या है, एक बेलन है, सिलेंडर है। अब मान लीजिए कोई सरिया है जो पूरी ऐसे भरी हुई है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग भरा हुआ बेलन कहते हैं। जैसे ये पूरा क्या भरा हुआ है, लेकिन अगर ये खोखला है, मतलब ये क्या है, ये दीवारें हैं, ठीक है, तो बीच में जगह पड़ी है, तो इसको हम लोग खोखला बेलन कहेंगे। और मान लीजिए ये जो दीवार है यहाँ से बाहर तक की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, और जो अंदर तक की त्रिज्या है वो अगर आर है, मान लीजिए जो अंदर की त्रिज्या है वो स्मॉल आर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा, ये आपसे पूछा है। देखिए बेलन का आयतन वैसे क्या होता है, वैसे बेलन का आयतन आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन चूंकि एक बड़ी त्रिज्या हो जाएगी और एक अंदर की आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी, तो यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये खोखले बेलन का आयतन क्या होगा जिसकी दो अलग अलग त्रिज्याएं हैं, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पूछा शंक्वाकार टैंक का आयतन क्या होगा जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। देखिए अभी हम लोगों ने बेलन पढ़ा और बेलन कैसा होता है, कुछ इस शेप का होता है। ठीक है, अब इस बेलन को अगर यहाँ से ऐसे यहाँ मिला दिया जाए और यहाँ मिला दिया जाए तो आपका एक शंकु बनेगा। और एक बेलन में कितने शंकु बनेंगे, 3। देखिए एक ये शंकु है, एक ये है और एक ये है, तो एक बेलन से कितने शंकु बनते हैं, 3। शंकु किसको कहते हैं, इस शेप की। जैसे कि कहीं कुछ लोग तंबू बना के रहते हैं, जोकर की टोपी या पहले जिस कोन में आइसक्रीम आती थी, वो शंकु का शेप है। और एक बेलन में 3 शंकु होते हैं। शंकु में 2 ऊंचाई होती है, एक ये त्रियक ऊंचाई और एक ये सीधी ऊंचाई। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, शंकु की त्रिज्या कहते हैं। तो देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, अभी हमने बताया पाई आर स्क्वायर एच। अगर पूरा फुल बेलन है, भरा हुआ, खोखला बेलन है, तो उसका आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाता है। पर एक बेलन में 3 शंकु बनते हैं, तो शंकु का आयतन हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो किसका आयतन हो गया, आयतन हो गया कोन का या शंकु का। उसका आयतन ही पूछा है एक शंकु का जिसकी त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, 1/3 पाई का मान हम 22/7 लिख लेते हैं। आर का वर्ग मतलब 3 का वर्ग, 3 × 3 2 बार लिखना है। और ऊंचाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। बिल्कुल, देखिए 7 × 21 और 7 × 21 से कट गया, आपका आया कितना, 22 × 3। और 22 × 3 का मतलब कितना होता है, आयतन कितना हो गया, 22 × 3, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 66 सेंटीमीटर क्यूब या 66 सीसी आयतन हो जाएगा। ये आपका 66 सीसी, बी ऑप्शन बिल्कुल
सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के दिन का अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा है सरल कीजिए, आपको सरल करना है। और सरल किसको करना है, 3/4 किसको सरल करना है, 3/4 प्लस 2/5 और माइनस 5/20। देखिए हल करते समय हम लोगों को एलसीएम बराबर करना होता है। क्या करना होता है, एलसीएम बराबर। तो यहाँ पर हम देखिए इसके 4, 5 और 20 का एलसीएम 20 आएगा। तो यहाँ पर 20 करने के लिए 5 से नीचे गुणा करेंगे और 5 से ऊपर गुणा करेंगे। सेम यहाँ पे 20 करने के लिए देखिए 4 से नीचे गुणा करेंगे और 4 से क्या करेंगे, ऊपर गुणा करेंगे। तो नीचे तो एलसीएम 20 हो जाएगा, ऊपर क्या होगा, 5 तियां 15 और प्लस 4 दूनी 8 और लास्ट में क्या है, माइनस का 5 है। ठीक है, तो ये अगर ये 15 8 23 में से 5 गया तो आपका 18 बचेगा। तो हो जाएगा 18/20। इसको मैं हटा के ऊपर लिख देता हूँ। तो ये आपका आ जाएगा 18/20। इसको अगर हल करेंगे, देखें 9 दूनी 18 होता है और 10 दूना 20 होता है। तो ये आपका आ जाएगा 9/10। तो फाइनल आंसर आपको कितना मिला, 9/10, जो कि आपका बी ऑप्शन है। तो 3/4 प्लस 2/5 प्लस 5/20 को हल करने पे आंसर जो आएगा वो आएगा 9/10। किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर कोई दिक्कत है, आप तुरंत कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए कि इस क्वेश्चन नंबर में हमको समस्या है। उस क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, दोबारा मैं बता दूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, जिसमें सरल करना है। और इस क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। करना क्या है, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, 17.59, ठीक है, गुणे कितना है 5.2 और 6.5, ये आपको गुणा करना है। देखिए यहाँ पर आपको सीधे सीधे पहले क्या करना है, गुणा कर लेना है 17.59 का 5.2 से, और फिर क्या करना है, इसको भाग कर देना 6.5 से। देखिए इसका गुणा मैं तुरंत कर लेता हूँ। 17.59 का जब 5.2 से गुणा करोगे तो ये आपका 91.46 और 4 कुछ समथिंग आएगा। ठीक है, तो मैं इसको बाकी दशमलव के बाद कई कुछ अंक आए हैं तो उसको मैं छोड़ देता हूँ और इसको इतना ही लिख लेता हूँ, 91.46। मैं दशमलव के बाद के केवल 2 अंक ले रहा हूँ बस। हालांकि गुणा करने पर दशमलव 3 अंक पहले लगेगा, लेकिन मैंने पीछे का अंक छोड़ दिया है। ठीक है, इसमें यहाँ पर 1 या 2 कुछ आया है तो उसको मैंने छोड़ दिया है। अब आगे इसको भाग करेंगे जब हम किससे, नीचे कितना है 6.5। जब इसको हम भाग करेंगे तो लगभग ये 14.01 समथिंग आएगा, लेकिन ऐसा ऑप्शंस नहीं है। तो इसको नियर बाई ऑप्शंस कौन सा, 13.99, क्योंकि दशमलव के दशमलव के बहुत बाद तक इसमें क्या है, कैलकुलेशन है, इसलिए थोड़ा सा पॉइंट के बाद 0.02 का अंतर आया है। तो इसको हम लोग 13.99 वाले को सही मान लेंगे। इसमें प्योर कैलकुलेशन है और क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें कैलकुलेशन करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 50 ओम के प्रतिरोध और 220 वोल्ट के एकराज धारा क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है, IR। V बराबर क्या होता है, IR। वोल्टेज आपको कितना दिया है, 220, ठीक है, और धारा निकालनी है और प्रतिरोध कितना है, 50। देखिए ये I के साथ गुणे में है तो बट्टे में चला जाएगा। तो I बराबर हो जाएगा 220/50। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 22/5 और तो ये हो जाएगा आपका 5 चौके 20, दशमलव लगाया फिर 20 हो गया, 5 चौके 20। तो कितना आ जाएगा, धारा कितनी आ जाएगी, 4.4 एम्पियर धारा आपकी आ जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन में कहा कि एक आयताकार टैंक जिसकी लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर और ऊंचाई 10 मीटर, उसका आयतन क्या होगा। देखिए आयताकार टैंक जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो, ठीक है, तो वो एक क्या बनाएगा, वो एक घनाभ बनाएगा। वो एक क्या बनाएगा, घनाभ बनाएगा। ठीक है, ध्यान ये देना है कि ऐसा शेप जिसमें 6 फलक हों और 6 सतहें क्या हों,
बराबर हो उसको घन कहते हैं। जैसे ऐसा कोई शेप है डिब्बे के साइज का, अगर इसके छहों सरफेस क्या हैं, बराबर हैं, तो इसको हम लोग घन कहेंगे। क्या कहेंगे? घन या क्यूब। लेकिन अगर ऐसा बनता है जैसे कि आपके घरों में संदूक है, ठीक है, तो है तो आयताकार, लेकिन उसकी सतहें क्या है? बराबर नहीं है। तो जिसकी सतहें बराबर नहीं होती उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग घनाभ कहते हैं, ठीक है। और जिसकी छहों सरफेस बराबर होती है उसको क्या कहते हैं? घन कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे घन का आयतन, क्या पूछे? घन का आयतन, तो चूंकि घन की 6 सतहें क्या होती हैं? बराबर होती हैं, तो यहाँ पर होता है a क्यूब होता है। लेकिन घनाभ की क्या है? 3 सतहें आमने सामने की, देखिए सतहें दो दो बराबर होती हैं, बाकी 3 सतहें अलग होती हैं। और अगर आपसे घनाभ का आयतन पूछे तो आप इसको बताओगे LBH, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये घनाभ बनेगा, जो कि एक 30 मीटर है, एक 20 मीटर है, एक 10 मीटर है। तो घनाभ का आयतन क्या होगा? आपको याद रखना है। सूत्र जो है मैथमेटिक्स में बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि पूरी मैथमेटिक्स का आधार क्या है? सूत्र है, फार्मूले हैं। तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है LBH। तो हम इसको 30 गुणे 20 और गुणे 10 लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो गुणा करेंगे तो आ जाए 3 दूनी 6, 6000 आ जाएगा। मात्रक यहाँ पे देखिए गलत लिखे हुए हैं, क्योंकि आयतन निकाला है और आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर न होकर क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिलहाल 6000 मीटर क्यूब आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिखा हुआ, ये ना होकर मीटर क्यूब होगा। अगर क्षेत्रफल होता तो उसका मात्रक क्या होता? मीटर स्क्वायर हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल ना होकर आयतन है, तो आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कहा है इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या है। पावर चाहे इलेक्ट्रिक हो चाहे सिंपल पावर की यूनिट आपसे पूछे, आपको तुरंत क्या बताना है? वाट। मात्रक क्या बताना है? वाट। एक बार फिर से, अच्छा क्वेश्चन आ गया वापस। तो मात्रक क्या होता है? वाट होता है, ठीक है। P बराबर फार्मूला क्या होता है? W/T होता है। तो यहाँ से एक मात्रक और बन सकता है, चूंकि कार्य का मात्रक जूल होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो यहाँ से एक मात्रक आप और बता सकते हो, जूल पर सेकंड भी शक्ति का मात्रक होता है, लेकिन जूल पर सेकंड को ही हम लोग क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। जूल पर सेकंड का ही नाम क्या है? वाट है। तो इलेक्ट्रिक शक्ति का मात्रक या सिंपल अगर आपसे शक्ति का मात्रक पूछे तो वाट होता है। अगले क्वेश्चन में कहा है कि 225 मीटर लंबे तार को 900 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी? तार कुल कितना लंबा है? देखिए तार कुल आपका लंबा है 225 और इसको 900 भागों में बांटना है। कितने भागों में? 900 भागों में बांटना है। तो एक भाग की लंबाई क्या होगी ये आपसे पूछा है। तो आप इसको लिख सकते हो 225 बट्टे 9 गुणे 100, ये भी आप इसको लिख सकते हो। फिर क्या करो, 225 को 9 से भाग कर दो और जो आएगा उसमें आंसर में 2 स्थान पहले दशमलव लगा दीजिएगा, क्योंकि 2 जीरो हैं 100 में। भाग करते हैं तो देखिए 9 दूनी 18, 4 बचा, चूंकि यहाँ पे 22 है तो 9 बचे 45, तो आ गया 25 बट्टे 100। तो हम लोग 100 से भाग करते हैं 25 को, 2 स्थान पहले दशमलव और लगा देंगे तो ये आपका बन जाएगा 0.25, ठीक है। तो अगर 225 मीटर लंबे तार को 900 भागों में काटा जाए तो उसका एक हिस्से की लंबाई क्या होगी? 0.25 मीटर हो जाएगी। ये बी ऑप्शन में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं आज के दिन के अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ। और आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग एक वीडियो में 15 क्वेश्चन ही देखते हैं वरदान सीरीज में। तो ये आज के दिन का अंतिम क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। पूछा है एक संख्या दी गई है दशमलव भिन्न में और उसको साधारण भिन्न में बदलना है। तो देखिए संख्या में क्या 3 जीरो हैं और उसके बाद में 659 लिखा है, मतलब दशमलव के बाद कितने हैं? 6 अंक हैं। तो उत्तर में भी दशमलव के बाद चूंकि 6 अंक हैं तो अपान में क्या होने चाहिए? ये कितना हो जाएगा? 659 अपान 1 के बाद में कितने होंगे? 6 जीरो होंगे। तो हम देख लेते हैं 6 जीरो किस में है। तो देखिए इस वाले ऑप्शन में 3 और 3 6 जीरो हैं, तो यही वाला आपका बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा 659 अपान, ठीक है, ये आपका 1 उसके बाद 6 जीरो। तो ये आपके 15 क्वेश्चन हो गए हैं और मैंने आपको हर एक क्वेश्चन को
ज़्यादा डिटेल तो क्वेश्चन की मैं देने का प्रयास नहीं करता हूँ, क्योंकि जिससे वीडियो बहुत लेंथी होने लगता है, पर इतना भी शॉर्ट में नहीं रखता हूँ कि आपको समझ में न आए। तो अगर आपको 15 क्वेश्चन समझ में आए हैं, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप क्वेश्चन नंबर लिखकर और क्या कीजिए, बता दीजिए कि इस क्वेश्चन में दिक्कत है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। अच्छा, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ एक काम और करना है कि आप लोग बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि बेल आइकन जब तक आप लोग ऑल पे नहीं क्लिक करते हैं तो उसमें दिक्कत ये आती है कि आपको नोटिफिकेशन मिलने में समस्या हो सकती है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में वरदान सीरीज के अगले हिस्से में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, एंजॉय करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।